तो हमें चूज़ करना है हमें कौन सी साइड पर खड़े होना है, एंजल्स ढूंढने वाले या एंजल्स बनने वाले, कौन सा? एंजल चाहिए या एंजल बनना है? बनने वाले, पक्का बनने वाले? तो हाथ उठाओ, कितने एंजल्स यहाँ? सेशन ख़त्म, ओम शांति, हम तो ऑलरेडी एंजल्स। यही तो बनना है। अनिल भाई, अनिल भाई, नहीं, एंजल्स फ़ोटो नहीं खिंचवाते। रेडी आप फ़ोटो नहीं खिंचवाने के लिए अपने? नहीं, दैट वाज डिफरेंट। बार बार ये संकल्प आना कि मुझे ये खींचना है, ये खींचना है, अभी इधर से खींचना है, अभी उधर से खींचना है, अभी उधर से खींचना है, अभी इधर से खींचना है। उनको नहीं, उनको तो संकल्प आना, वो उनकी सेवा है। लेकिन हमें बार बार संकल्प आना कि मुझे इधर से खिंचवाना है, इधर से खिंचवाना है, ये खिंचवाना है, वो खिंचवाना है, तो हमारा सारा अटेंशन बार बार कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हमें लगता है तो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। हर बात में या तो शक्ति बढ़ती है या तो शक्ति घटती है। हर चीज़ में या तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है या तो आत्मा की शक्ति घटती है। तो एंजल मतलब आत्मा की शक्ति कैसी होनी चाहिए? एंजल मतलब शक्ति कैसी होनी चाहिए? हाई तो ऑलरेडी है, लेकिन एंजल मतलब कितनी हाई चाहिए फिर? एकदम हाई। इसीलिए एंजल्स को हमेशा उड़ते हुए दिखाते हैं, क्योंकि वो ऊपर है ऐसे। तो ऊपर अर्थात फिजिकली ऊपर नहीं है, लेकिन ऊपर अर्थात स्थिति में ऊपर है, वाइब्रेशन में ऊपर है। तो आज चेक करते हैं कौन से संस्कार हैं जो हमारी स्थिति को नीचे लेकर आते हैं। कौन से संस्कार हैं? एंजल मतलब वाइब्रेशन कहाँ? ऊपर। ऑर्डिनरी मतलब वाइब्रेशन कहाँ? और एकदम परेशान, निराश, टेंस्ड मतलब वाइब्रेशन कहाँ? तो जब हमारी वाइब्रेशन नीचे होती है तो हमारे मन की स्थिति, हमारे शब्द, वर्ड्स, हमारी वोकैबुलरी, हमारा बोलने का तरीका, हमारा बोलने की टोन, सब कुछ बदल जाएगा। और फिर हमारे कर्म भी। तो सारी चेन है, वो सारी चेन कनेक्टेड है। तो संकल्प, संकल्प से बोल, फिर कर्म, और कर्म से भाग्य। तो अगर स्थिति नीचे हुई तो भाग्य तक इफेक्ट होता है। तो फिर भाग्य में आज हमने कहा टेंशन नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, चिंता नॉर्मल, दुखी नॉर्मल, तो उसको नॉर्मल बोल दिया भाग्य को। एंजल मतलब कौन सा संस्कार नॉर्मल? एंजल को टेंशन होगी तो एंजल्स को कैसे दिखाते हैं? एक तो वाइट, और वाइट मतलब यहाँ प्योर, वो तो फिजिकल दिखाते हैं ना, तो वाइट ड्रेस पहना देते हैं। लेकिन वाइट किसका सिग्निफिकेंस है? कि आत्मा की प्योरिटी। वाइट मतलब बेदाग। कौन सा दाग नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर? कौन सा दाग नहीं होना चाहिए मुझ पर? कभी भी कलर ड्रेस में नहीं दिखाते, कभी भी थोड़ा वाइट थोड़ा नहीं, पूरा वाइट। पूरा वाइट मतलब आत्मा पर कोई भी दाग नहीं लगा होना चाहिए। तो एक तो वाइट और एक तो लाइट उड़ता हुआ। तो जो प्योरिटी होगी तो बोझ और दाग क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। अभी दिन ब दिन क्या हो रहा है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो जीवन में बोझ क्या होता जा रहा है? मन पर बोझ, तो फिर जीवन में बोझ। और जिसके जीवन में बोझ रहेगा, जीते जीते भारी है, तो वो जाते वक्त भी, जाते वक्त, जाने से पहले टाइम नहीं मिलता बोझ उतार के रखने के लिए।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम मिल भी जाए तो उतार के रखना नहीं आता, क्योंकि अगर आता होता तो जीवन में ही उतार देते जीते हुए, अभी जाते हुए कैसे उतारेंगे। अगर मैंने जाने से पहले बोझ नहीं उतारा तो क्या होगा? वो बोझ कहाँ जाएगा? शरीर जलता है उस चिता पर, सिर्फ शरीर, लेकिन मेरा बोझ शरीर का नहीं था। इधर का बोझ होगा तो वो चिता पर जल जाएगा, लेकिन मेरा बोझ इधर का नहीं था। मेरा बोझ किधर का था? इधर का था। वो मेरे साथ जाएगा। आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी, कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा, कुछ दिनों बाद पंडित जी जन्म पत्री बनाएंगे, और उनकी भाषा क्या होती है? कहते वैसे तो ये ठीक है, लेकिन ये साल भारी है। फिर थोड़े साल ठीक है, उसके बाद थोड़े साल भारी है। तो वर्ड कौन सा है? वर्ड कौन सा है? भारी है। क्यों भारी है? क्यों भारी है? क्योंकि वो भार में आत्मा अपने साथ लेकर आई हो। तो एंजल मतलब बोझ नहीं, एंजल मतलब दाग नहीं। और अगर जीते हुए वो नहीं होगा तो जाते समय भी कैसे जाएंगे? लाइट। जिएंगे लाइट और आगे जाएंगे भी लाइट। हम सब आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। वैसे भी पता था कि जाएंगे, और पिछले 2-3 सालों ने उसको अच्छे से हमें दिखाया कि अचानक जाएंगे, सिर्फ जाएंगे नहीं, अचानक जाएंगे। अगर हमने कोविड से ये नहीं सीखा तो फिर हमने शिक्षा नहीं ली। अगर कोविड से हमने ये नहीं सीखा कि लाइफ इज़ वल्नरेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या हम रेडी हैं कि जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कैसे जाना चाहेंगे? कितना बोझ लेकर जाना है अपने साथ जाने के टाइम? अभी सामने एयरपोर्ट है, फ्लाइट पर जाना है तो पहले चेक करते हैं कितना अलाउड है लगेज में लेकर जाना उसमें। सो इस फ्लाइट पर जब हम जाएंगे कि मैं आत्मा यहाँ से उड़ जाऊंगी, तो कौन सा बोझ मेरे साथ जाता है? क्या लगता है कौन सा बोझ मेरे साथ जाएगा? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। तो जितना मेरे संस्कार और कर्म हायर वाइब्रेशन के होंगे उतने लाइट, और जितना संस्कार एंड कर्म नीचे के वाइब्रेशन पे होंगे उतना आत्मा बोझिल। तो जीते हुए भी बोझिल, जाते हुए भी बोझिल, और फिर अगली जो जर्नी स्टार्ट होगी वो भी बोझिल। तो क्यों ना उसको उतार के जाएं आज? उतारना? कौन रेडी है उतारने के लिए? वेरी गुड। और तो कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ इंटेंशन चाहिए होता है, सिर्फ इंटेंशन होता है उतारने का। कुछ लोगों के पास कोई इंटेंशन नहीं होता उतारने का, वो तो जाते जाते भी अपने बच्चों को कहकर जाते हैं हमारे जाने के बाद भी उनसे बात मत करना, ठीक है? जाते जाते भी इंस्ट्रक्शन ये वाली मिलती है। मतलब आत्मा रियलाइज भी नहीं करती है कि मैं जाते जाते भी कौन सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ। कि जाते जाते, ये अलग बात है कि वो तो उनके बच्चों की चॉइस है जाने के बाद क्या करना है उन्होंने, लेकिन फिर भी आत्मा ने जाते जाते तो कर्म क्रिएट कर दिया ना, ऐसी बात बोलकर कि मेरे जाने के बाद उनसे बात नहीं करना, उनके साथ घर आना जाना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंस्ट्रक्शन देना मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बोझ को पीछे छोड़ के जाने का। और हमें सबके बारे में सोचते नहीं, हम चलते रहते हैं ये सारे बोझ के साथ। लेकिन जब इस बोझ का परिणाम जीवन में आता है कुछ, तो हम कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता है। सब कुछ जो ऐसे हो रहा है वो मेरे कर्म का परिणाम है। हम अब सारा अटेंशन परिणाम पे रखते हैं, ये कैसे ठीक हो जाए, 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 इधर मेहनत करते हैं। बीज बोया फल निकलेगा, हम फल पर मेहनत कर रहे हैं अभी भी।
मेहनत किस पे करनी थी थोड़ी सी? बीज पर। बीज का ध्यान रखेंगे, फल अपने आप। लेकिन बीज का ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है, फल पर मेहनत चल रही है। तो बीज की क्वालिटी डे बाय डे क्या होती जा रही है, और जब ये होती जाएगी तो फल की क्वालिटी जैसी चाहिए वैसी नहीं होगी। और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम अब आएगा, क्योंकि हमारी जो ये जनरेशन है पिछले 25-30 सालों में हमने अपने वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया है नीचे, क्योंकि बातें, चीज़ें, साधन, डिस्ट्रैक्शंस, टेक्नोलॉजी, आकर्षण, बहुत सारी आकर्षण आई है पिछले 25-30 सालों में। तो उस पर हम इतने इंटेंगल हो गए कि हमने सोचा ही नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो हमने कई कर्म ऐसे कर दिए हैं, एंड उसका परिणाम हमारे सामने तो आ ही रहा है, लेकिन उसका परिणाम आ रहा है अब जो बच्चे हैं उन पर। क्योंकि हमें हमारे माता पिता से हो सकता है हमें साधन कुछ कम मिले हों, मकान थोड़े छोटे हों, गाड़ी शुरू में हो ना हो, फिर धीरे धीरे एक छोटी आई हो, हमें साधन कम मिले थे, लेकिन हमें शक्ति और संस्कार। अब हमने इतनी मेहनत की 25 सालों में कि हमने पैसे बहुत कमा लिए, मकान बड़े, साधन सारे मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर है, और हमने सोचा हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। तो हमने कहा मेरे बच्चे को जो चाहिए होगा आई कैन अफोर्ड इट, बिकॉज हमें लगता है हम वो जनरेशन है जिनको बहुत चीज़ें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं थे, हमने कमा लिए। तो हमारे बच्चे को तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ये हम 20 साल से सुन रहे हैं। और इस समय जो कमी दिखाई दे रही है उसको सारा पैसा इकट्ठा मिलकर भी पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती नहीं। कौन सी चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती? आत्मा की शक्ति। संस्कार अच्छे हैं बच्चों में, ऐसे नहीं है संस्कार अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, छोटी छोटी बातों में चिंता हो जाना, छोटी छोटी बातों में तनाव आ जाना, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर जाना, छोटी छोटी बातों में मेरा जीने का मन नहीं है, मेरा काम करने का मन नहीं है, मुझे अभी ये सब्जेक्ट करना नहीं है, मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना नहीं है। अबिलिटी टू एडजस्ट, अबिलिटी टू टॉलरेट, अबिलिटी टू लेट गो, ये शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है, जो हमने पैसों से तो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इस 25-30 साल में हम उन सारी शक्तियों पर फोकस नहीं कर रहे थे। पहले घर छोटे थे, लोग ज़्यादा थे, तो अपने आप एडजस्ट करना ही पड़ता था, करना पसंद हो ना हो अपने आप एडजस्ट करना पड़ता था। अब जब एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब झुकना पड़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने आप ही आ जाएगी ना। लेकिन जब झुकना पड़े ही नहीं तो क्या हो जाएगा? फिजिकली सोचो, अगर किसी को झुकना पड़े ही नहीं, क्योंकि उसके झुकने से पहले उसको सब कुछ मिल जाता है, वो जैसे ही झुकने लगे थे, नहीं झुको नहीं झुको नहीं, हम आपको ऐसे ही ला के दे देते हैं। तो जिसको झुकना पड़े ही नहीं उसका क्या होएगा? अब अगर सोचो कोई बच्चा 25 साल झुका ही नहीं फिजिकली, और फिर सडनली कुछ हुआ, कोई नहीं था उसके पास, उसको झुकना पड़े पहली बार 25 साल के बाद, तो क्या होएगा? फिजिकली भी आपने इस हाथ को 25 साल चलाया ही नहीं और फिर सडनली बेंड करना पड़े तो क्या होगा? तो छोटे से झुकने में भी उनको बहुत दर्द हो रहा है। हमारे कर्मों का परिणाम अब उनके पास आ रहा है, लेकिन जब उनको दर्द होता है तो फिर किसको दर्द होता है? तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि अब इसको ऐड करें कि हर चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती नहीं। राइट? राइट? यस और नो?
आप मानते हो इस बात को? तो जब आपको कोई कहे कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा ये करो, तो ये नहीं बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा सारा टाइम पैसे कमाने में, क्योंकि मुझे लगता है पैसा सब कुछ ला सकता है घर के अंदर। तो ये चीटिंग अपने आप के साथ करना नहीं, क्योंकि जब वो बात सामने आती है ना, तो पेरेंट से ज़्यादा हेल्पलेस कोई फील नहीं करता है। लेकिन वो चीज़ ही ऐसी है क्योंकि वो शक्ति है। इट इज़ नॉट मैटर, वो जड़ चीज़ नहीं है जो मार्केट में मिले। तो आज सबसे पहले अपने को ब्लेसिंग दो, बाकी तो बस ब्लेसिंग बाद में देंगे। सबसे पहले अपने को ब्लेसिंग दो कि हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को ठीक रखेंगे। किस किस की भाषा में ये रोज़ की लाइन है, मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी सबके पास टाइम है? नहीं है ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये लाइन को आज इधर ही छोड़ के जाना, ये लाइन हेल्दी लाइन नहीं है। बैलेंस मतलब प्रायोरिटी राइट। प्रायोरिटी राइट 3 शब्द है, वर्क, फैमिली, सेल्फ। बैलेंस, इसकी प्रायोरिटी को सेट कीजिए। वर्क, फैमिली, सेल्फ, किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो आप इसको। वर्क, फैमिली, सेल्फ। हो गया सेट? हो गया सेट? अब एक दूसरे के हाथ नहीं देखना कि वो बाकी सब लोग किस में हाथ उठा रहे। किस किस का हाथ है वर्क, फैमिली, सेल्फ? रोकना नहीं दूसरे को, आप हाथ उठाओ। सबका आंसर राइट होता है, किसी का आंसर गलत नहीं होता इधर। वर्क, फैमिली, सेल्फ। वर्क, सेल्फ, फैमिली। फैमिली, वर्क, सेल्फ। फैमिली, सेल्फ, वर्क। सेल्फ, वर्क, फैमिली। सेल्फ, फैमिली, वर्क। अब इसका मीनिंग क्या है? 14 घंटे हमने सेल्फ को नहीं देने हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले मुझे किसका ध्यान रखना है? सेल्फ। इसका मतलब नहीं समय ज़्यादा बताना है, इट जस्ट मीन्स ध्यान यहाँ रखना है। जब हम यहाँ ध्यान रखेंगे तो हमारे संस्कार कैसे होंगे? हम यहाँ की फिटनेस को रोज़ बढ़ाएंगे तो हमारे संस्कार कैसे होंगे? गुस्सा कम, इरिटेशन कम, ना के बराबर। प्यार चाहिए नहीं होगा। प्यार उनको चाहिए होता है जो कमज़ोर हैं। जो शक्तिशाली हैं वो प्यार मांगते नहीं हैं, वो क्या करते हैं? जिसके पास नहीं होता है वो ऐसे खड़ा होता है ना, जिसके पास होता है तो वो कैसे खड़ा होता है? वो ऐसे खड़ा होता है। तो जिसके पास यहाँ कम है वो ऐसे खड़ा होता है। तो अब चेक करो कि हम लाइफ में कितना ऐसे खड़े होते हैं। हमें सारा दिन दूसरों से चाहिए, फिज़िकल चीज़ें नहीं। क्या क्या चाहिए हमें लोगों से? अटेंशन, वेरी गुड, अटेंशन, और रिस्पेक्ट, लव, और कुछ? ब्लेसिंग्स भी चाहिए, हाँ, और कुछ चाहिए? टाइम भी चाहिए, हाँ, टाइम, और कुछ? ब्लेसिंग्स, लव, अटेंशन, रिस्पेक्ट, टाइम, एनीथिंग एल्स हमें लोगों से चाहिए? अच्छा, केयर भी चाहिए, और क्या चाहिए? अप्रिसिएशन, मुझे बोलो मैं अच्छी हूँ। अच्छा, कुछ नहीं तो बोलो मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है आज जो पहनी है, मैंने खाना जो बनाया है वो अच्छा है, बोलो। और कुछ चाहिए? एनीथिंग रिमेनिंग, कुछ चाहिए? हैप्पीनेस भी लोगों से ही चाहिए? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, हैप्पीनेस भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। अब सिर्फ एक चीज़ अटेंशन रखना, ये इतनी सारी चीज़ें जो चाहिए हैं वो उनसे चाहिए जिनको भी चाहिए।
वो भी मोस्ट प्रॉब्ली आपके साथ ही बैठे हुए हैं जिनसे चाहिए, और वो भी यही कह रहे हैं कि चाहिए। अब आप दोनों अगर कहेंगे चाहिए तो फिर हम कहते हैं रिश्ते क्यों ऐसे ऐसे हो रहे हैं। रिश्ते ऐसे ऐसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों को चाहिए, दोनों को चाहिए। तो जब दोनों को चाहिए होगा और दोनों को मांगने के बाद भी नहीं मिलेगा, तो आजकल कपल्स आकर पता है क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, व्हाई शुड आई लिव विद दिस पर्सन। लाइन भी बहुत क्लियर है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। मतलब आई वेंट इन टू द रिलेशनशिप टू गेट, विच इज़ फाइन, लेकिन जाने से पहले दूसरे से पूछा था, आर दे गेटिंग इन टू द रिलेशनशिप टू गिव? नहीं, बोथ वर गेटिंग इन टू द रिलेशनशिप टू गेट। और फिर नहीं मिलता तो कहते इट्स ओके, नहीं मिला इनसे कुछ, फिर सोचा किसी और से मिलेगा, वो मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर हम रिश्ते में गए टू गेट, तो ये ध्यान रखना सामने वाला भी रिश्ते में आया है टू गेट। तो अगर सब लोग ऐसे खड़े होंगे तो क्या लगता है भाग्य कैसा बन जाएगा। तो पिछले 25-30 सालों में धन भरपूर, आत्मा ऐसे। अब सिर्फ क्या करना है, धन भी भरपूर, उसको नहीं कम कर रहे हम, लेकिन साथ में आत्मा भी भरपूर। कौन सी ज़्यादा अच्छी फीलिंग लगती है कि मुझे प्यार चाहिए या मैं देने वाली आत्मा हूँ? अच्छा, अच्छी वो वाली फीलिंग लगती है। तो अगर अच्छी लगती है तो लेट्स शिफ्ट करते हैं। कितना सारा दिन ऐसे लेके खड़े रहते हैं, मेरे को रिस्पेक्ट करो, मुझसे प्यार से बात करो, मुझे फ़ोन करो, मुझे विश करो, मेरा बर्थडे याद रखो, नहीं याद रखोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, नाराज़ हो जाऊंगी तो आपको मनाना पड़ेगा, मनाओगे नहीं तो मैं फिर रोऊंगी तो मैं 1 महीना बात नहीं करूंगी। सिंपल थिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। फिर कहते हैं लाइफ इज बिकम कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आई एम कॉम्प्लिकेटेड। छोटी छोटी चीज़ों को गांठे 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 बनाकर यहाँ भी गांठे इतनी बन गई, उसका रिजल्ट शरीर में इतनी सारी गांठे बनती जा रही है। क्योंकि सिर्फ एक इक्वेशन, मुझे चाहिए। आज से इस चाहिए को भी और बोलिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट आंख बंद करो, अपने घर के सब लोगों को सामने लेकर आओ, छोटे बड़े, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं, रिलेशनशिप का कोई फैक्टर नहीं, हर एक आत्मा है। और सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, मुझे इन सब से कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं प्यार नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए, केयर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए उनको देखते हुए, आप कैसा भी बिहेव करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर सेकंड लाइन, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। अब अच्छे से बोलो एक बार, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से बोलो, मुझे किसी से कुछ, क्योंकि आप जो बोलोगे ना वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अभी भी नहीं आया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। क्या आप हर रोज़ एक बार ये सुबह और रात को बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? आप थोड़े दिन इसको रोज़ बोलो, इसको समझ आ जाएगा। क्योंकि हमने बहुत दिन से इसको ऑपोजिट बोला है ना। हमने इसको बोला मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो मान गया और वो चाहिए वाली लाइन पे खड़ा हो गया। लेकिन अब आप उसको रोज़ बोलो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब मेरे पास ऑलरेडी है, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो हमें बचपन से किसी ने सिखाई नहीं है। जब हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं, एनर्जी जब हम किसी को देते हैं तो सबसे पहले किसको मिलता है? सपोज आपने गुस्सा कभी किसी को दिया? गुस्सा दिया किसी को ना? कल आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, किसी को बुला के ज़ोर से उसको डांटना, तो हमने गुस्सा किसको दिया?
उसको दिया ना, तो मन किसका परेशान होना चाहिए? उसका होना चाहिए, क्योंकि उसको दिया। हार्ट पर किसके असर पड़ना चाहिए? उसके पड़ना चाहिए। पल्स किसकी चेंज होनी चाहिए? उसकी चेंज होनी चाहिए। आप ऑक्सीमीटर लगा के दोनों पे लगाना फटाफट, और आपको पता चल जाएगा किसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा होगा? हमें तो सब कुछ पता है। विच मीन्स जिसने वो एनर्जी क्रिएट की है वो ही उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेगा। और जब हम क्रिएट करके उसको दूसरे को देते हैं, दूसरे के पास चॉइस है कि वो उसको रिसीव करे या न करे। आप किसी को ज़ोर से डांटे, कोई उसको पूरा कंज्यूम करके रोने लगता है, उदास लगता है, और किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अपना जाता है अपना काम करने का, तो ये तो शोर मचाते ही रहते हैं, इनकी आदत है, कोई असर नहीं पड़ा। तो आप दूसरे को दर्द हो या दूसरा बिल्कुल बेपरवाह हो, वो उनकी चॉइस है। द रिसीवर हैज़ अ चॉइस कि उनको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन जो गिवर है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। गिवर उस एनर्जी को हमेशा एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, जिस दिन आपको गुस्सा चाहिए आप गुस्सा कर दो, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जिस दिन आपको रिस्पेक्ट चाहिए उस दिन क्या कर दो? उस दिन क्या कर दो? तो परमात्मा हमें इक्वेशन सिखाते हैं कि देने में ही लेना समाया हुआ है। देते समय हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हमने सोचा लेने में लेना समाया है, लेने में लेना नहीं समाया है, देने में लेना समाया है। तो इसलिए इक्वेशन को चेंज, मुझे चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। तो जैसे ये मन कहेगा मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, बोल नहीं मुझको चाहिए नहीं, मैं दूंगी। फिर ये मन कहेगा मैं ही सबको दूँ, तो बोलना हाँ क्यों नहीं। पूछो अपने आप से क्यों नहीं, तो वो मन कहेगा फिर मुझे कौन देगा। बोलो देते देते सबसे पहले आपको ही मिलने वाला है। और जब हम ऐसी एनर्जी क्रिएट करेंगे कि हम देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, तो जितना हम देते जाएंगे आत्मा रूपी बैटरी बढ़ती जाएगी। स्थूल में भी, अगर फिजिकल में भी आप देखो, आप कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, थोड़ी देर मोमेंट्री अच्छा लगता है, अगले मिनट वापस वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा किसी को कुछ दो निस्वार्थ भाव से, किसी को मदद करो, किसी को सहयोग दो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स क्रिएट होती हैं। जब कोविड हुआ था तो हमने टीवी पर एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था सेवा की शक्ति। और उसमें हमने लोगों से कहा अगर आपने कोई सेवा कर रहे हैं आप आजकल, छोटी छोटी भी, तो आप अपना 1 मिनट का वीडियो बना के भेजो। तो छोटे छोटे बच्चों ने भी बनाया कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हम गार्डन पानी कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया के लिए चाय बना रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें। और बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि जितनी खुशी हमें ये करते हुए हो रही है उतनी खुशी हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की थी, क्योंकि अभी तक हम ऐसे खड़े थे, अभी तक हम ऐसे खड़े थे। प्रकृति में हर चीज़ दे रही है। प्रकृति में जल है, सूर्य है, पानी है, पृथ्वी है, हवा है, सब कुछ दे रहा है। हम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हैं। और हमारा भी मूल संस्कार जो है वो कौन सा है? हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज कौन है? देवी देवता। किस किस के घर में एक नाम है, मेरी कुल देवी, मेरे कुल देवता, नाम है कुल देवी कुल देवता। मतलब हम किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के। हाथ कैसे हैं उनके? उनके हाथ कैसे हैं? देने वाले। मतलब हम जिस कुल के हैं वो कैसे थे? तो मतलब हमारा संस्कार कैसे है? देने वाला। अब हमने उसी को चेंज कर दिया तो भाग्य चेंज हो गया। सिर्फ वापस उसी पे जाना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ देना देना और देना है। क्योंकि जब भी चाहिए होगा और नहीं मिलेगा तो रूठ के बैठ जाएंगे हम। सुबह सुबह आप तैयार हो गए, आप बैठे हो, घर के बच्चे बड़े, बेटा बहू सब तैयार होके बाहर जा रहे हैं, रुके ही नहीं, नमस्ते ही नहीं की, पैर तो छूना बहुत दूर की बात है, टक 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 करके निकल गए।
और आपने पीछे से कुछ बोला तो उन्होंने बोला देर हो रही है, शाम को बात करेंगे, और चले गए। अब हमारी कमेंट्री स्टार्ट होती है अंदर, इतना किया, ऐसे बच्चे हैं, कैसे संस्कार है, हमने तो इनके लिए अपने जीवन दे दी, हमने चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो मुझे अपने आप के साथ क्या करना चाहिए था। अगर उन्होंने कर्म सही नहीं किया तो मुझे तो अपने आप के साथ सही कर्म करना चाहिए ना। लेकिन हम सुबह से शाम तक वो सोचते रहेंगे, आपस में दो जने बात करते रहेंगे, फिर वॉक पे कोई मिलेगा तो उससे भी बात करेंगे। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, सामने वाला बोलेगा जाने दे, तेरे रह तो रहे हैं साथ में, मेरे तो बच्चे साथ में भी नहीं रह रहे, और चल ठीक। दिस इज़ अ विक्टिम फीलिंग। ये विक्टिम फीलिंग बढ़ती जाएगी, हम इसको क्रिएट करते जाएंगे, और इतना क्रिएट करके इस आत्मा की शक्ति को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और वो सारी जो हैवी नेगेटिव एनर्जी हमने क्रिएट की थी वो किसकी तरफ जाएगी सारा दिन, वो किसकी तरफ जाएगी सारा दिन, उन बच्चों की तरफ जिनके लिए रोज़ सुबह भगवान के सामने खड़े होकर बोलते हैं इनको सबको ठीक रखना, शांत रखना, खुश रखना। उनके बारे में ही नेगेटिव क्रिएट कर दिया सारा दिन, क्योंकि उनके लिए नेगेटिव नहीं क्रिएट किया, लेकिन दुखी इतने हुए तो सारा नेगेटिव एनर्जी उनके पास ही जाएगा। क्या ये पॉसिबल था कि उन्होंने ठीक से बिहेव नहीं किया और हम हैप्पी रहे? क्या ये पॉसिबल है उन्होंने ठीक से बिहेव नहीं किया और हम हैप्पी रहे? हाँ जी, करना पड़ेगा। पॉसिबल है, कोई भी, इट्स नॉट नेसेसरी बच्चे, इट कैन बी हस्बैंड वाइफ, इट कैन बी एनीबडी। सामने वाला ठीक से नहीं बिहेव करे, और वो भी ठीक से की डेफिनेशन भी हमारे पर्सपेक्टिव। अब शाम को जब वो आएंगे और आप उनसे बोलोगे आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो बोलेंगे आप ये कह रहे हो कि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो एक और शॉक हो जाएगा उनको, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो आपकी बहुत 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 रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट डेफिनेशन था कि आप सुबह आज विश नहीं करके गए। तो वो बोले आप समझो ना, मेरी फ्लाइट थी, मुझे पहले ही लेट हो गया था। ये वो आपको 10 जस्टिफिकेशन, एवरीवन इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। लेकिन हम इतनी सारी एनर्जी क्रिएट करके सबसे पहले किसका नुकसान करते हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? तो अपने आप से आज एक क्वेश्चन पूछें, अगर कोई ठीक से बिहेव नहीं करता, क्या हम नॉर्मल रह सकते हैं? अच्छा, नहीं, इग्नोर कैसे करेंगे, घर के लोग हैं, शाम को फिर मिलना है। इग्नोर तो पड़ोसी वड़ोसी को कर सकते हैं, घर के लोगों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर करना मतलब आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो कि आपने उनसे बात नहीं की। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करना है, ठीक। ये सामने वाला है, कोई भी हो सकता है, स्पाउस है, बच्चा है, पेरेंट है, ऑफिस में कोई है, बिजनेस में कोई है, वो यहाँ है। ये उनका बिहेवियर है, अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बहुत बुरा है। ये हमारा मन है, ये उनका बिहेवियर है, ये हमारा मन है। क्या उनका बिहेवियर मेरे मन की स्थिति बनाता है? यस और नो? क्या उनका बिहेवियर हमारे मन की स्थिति बनाता है? हाथ आगे रखो, चलो, और उनको यहाँ बिठाओ, और अपने मन को यहाँ बिठाओ, और फिर देखो ये उनका बिहेवियर है, अच्छा बुरा गलत, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, यहाँ है। क्या मेरा मन की स्थिति उनके बिहेवियर से बनती है? चलो खड़े हो जाओ, एक मिनट। हाँ, नहीं आप नहीं, आप कुछ नहीं होगा, खड़े हो जाओ। नहीं आंटी आप बैठो, आप बैठो। हाँ चलो, मैं वो हूँ, ठीक है, ऑन योर, आंटी जी आप बैठो, मैं वो हूँ, ठीक है, ऑन योर लेफ्ट हैंड, रिश्ता, ठीक है।
अब मैं यहाँ से गलत बिहेव कर रही हूँ, धोखा भी दे रही हूँ, झूठ भी बोल रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट भी कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ। दूसरे हैंड पे आपका माइंड है। मैं यहाँ से सब कुछ गलत कर सकती हूँ। क्या मैं आपके माइंड में घुस के आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। मैं यहाँ से सब कुछ गलत कर सकती हूँ। क्या मैं आपके माइंड में घुस के आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? वो आपके हस्बैंड है, क्या वो आपके माइंड में घुस के आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप उनके माइंड में घुस के आप उनकी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? तो कौन हमारे माइंड में घुस के थॉट्स क्रिएट कर सकता है? हम क्रिएट करते हैं। उतनी पावर आ गई? कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं। वो क्रिएट कर रहे हैं? वो क्रिएट कर रहे हैं हमारी थॉट्स? यू श्योर? एनीबडी स्टिल फील्स कि नहीं वो मेरी थॉट्स क्रिएट करते हैं? श्योर? वो क्या क्रिएट करते हैं? वो क्या क्रिएट करते हैं? वो अपना बिहेवियर क्रिएट करते हैं, वो अपने शब्द बोलते हैं, वो अपना व्यवहार करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। हम क्या क्रिएट करते हैं? जब वो ऐसा करते हैं तो उनको देखकर हम जो सोच क्रिएट करते हैं वो कौन क्रिएट करता है? लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने सिर्फ अपना बिहेवियर किया। अब वही सिचुएशन में जब सुबह सुबह वो बच्चा बिना मिले चला गया बाहर, एक ऑप्शन है बहुत बहुत दुखी होना, अपनी लाइफ को एक क्वेश्चन मार्क बना देना। मैंने ये संस्कार डाले अपने बच्चे के अंदर, मैंने क्या क्या किया उसके अंदर। एक, अंदर ही अंदर मन में रोना। दूसरा, मन में नहीं रोना, बाहर से जोर से शोर मचाना। तीसरा, उनको दुआएं देना कि जहाँ वो जा रहे हैं उनका आज का काम बहुत अच्छा हो, और प्यार से पीछे से विश भी करना। ऑप्शन है? ऑप्शन है या ऑटोमेटिक मोड पे चलते हैं? हम ऑप्शन वाली मोड पे चलते हैं या ऑटोमेटिक की मोड पे चलते हैं? ऑप्शन है? किस किस को लगता है ऑप्शन है? अब अगर मैंने रोने वाला ऑप्शन चूज़ किया, चिल्लाने वाला ऑप्शन चूज़ किया, किसका नुकसान होने वाला है? पहले मेरा नहीं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, एक का नहीं होता है। सबसे पहले किसका नुकसान होगा? यहाँ मेरी शक्ति जाएगी, घटेगी। जब यहाँ नुकसान होगा, उसका नुकसान कहाँ होगा? यहाँ। अगर आज हम चेक करें, हमने कितनी बातें पकड़ के रखी हुई हैं पुरानी यहाँ। फिर हम कहते हैं जी यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ को साफ कर दो, यहाँ का दर्द ठीक हो जाएगा। यहाँ ब्लॉकेज हो गई, यहाँ ब्लॉकेज हो गई, यहाँ का ब्लॉकेज निकाल दो, वहाँ का ठीक हो जाएगा। हम इतने सालों का जब यहाँ पकड़ते हैं ना, बहुत सालों के बाद वो यहाँ बनता है, उसी टाइम नहीं बन जाता, अभी अभी किया अभी अभी बन गया। और फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, वो यहाँ का ब्लॉकेज निकालते हैं, फिर वो साथ में बोलते हैं ध्यान रखना फिर से हो जाएगा। क्यों फिर से होगा? निकाल दिया उन्होंने। हम अपना खाना पीना भी चेंज करते हैं, हम पैदल वैदल भी करते हैं, फिर से क्यों होता है? क्योंकि हम उस ब्लॉकेज का सोर्स नहीं निकालते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं मेजॉरिटी डिजीजेज आर लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल मतलब ये जो लाइफ है आत्मा, इसका स्टाइल कैसा है जीवन जीने का। हर बात में उसने क्यों किया, उसने क्यों किया, उसने क्यों किया, तो यहाँ दर्द होगा ही, यहाँ दर्द होगा तो यहाँ दर्द होगा ही। उसने किया, उसने किया, उसका संस्कार। चलो हम खाना खाएं आराम से बैठ के, हमको क्या प्रॉब्लम है? उनके संस्कार में प्रॉब्लम थी ना, हमारे को क्या प्रॉब्लम है इस टाइम? लेकिन हम उनके गलत व्यवहार को देखकर इतना गलत सोच लेते हैं कि उसका असर यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, फिर हमारी नेगेटिव एनर्जी वहाँ भी जाती है, फिर हमारे रिश्ते भले बाहर से लगते हैं बहुत अच्छे हैं, अंदर इतने फ्रजाइल बन जाते हैं कि एक वर्ड और फाउंडेशन हिलने लग जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारी वाइब्रेशंस का असर पूरे घर में फैल जाता है। सबसे पहली चीज़ चेक करने की ज़रूरत है, मेरे घर की एनर्जी कैसी है, मेरे घर में कितना सुकून है, मेरे घर कितने बड़े हैं, मेरे घर कितने सुंदर हैं। वो अब हो गया टॉपिक, बन गए बड़े और सुंदर, विच वॉज इम्पोर्टेंट, बन गए। नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंट इज मेरे घर की वाइब्रेशन क्या है। आपका घर ऐसा हो कि लोग आपके घर आएँ तो उनका ध्यान पहले इधर उधर नहीं जाए,
वो बोले पता नहीं आपके घर आते ही बहुत अच्छा लगता है, आपका घर ऐसा हो कि आपके लोग कहें मेरा मन परेशान था तो मैंने सोचा आपके घर आके थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरा मन ठीक हो जाएगा यहाँ आने से। आपका घर ऐसा होना चाहिए। अगर आपका घर ऐसा होगा तो वो घर आपके परिवार को शक्ति दे रहा है, और अगर वो घर ऑपोजिट होगा तो वो परिवार वालों की शक्ति को क्या कर रहा है, घटा रहा है, और स्पेशली बच्चों की शक्ति को, क्योंकि वो उस घर में पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। लेकिन वो घर की एनर्जी हैवी कैसे बनती है, ये छोटी छोटी बातों के लिए। और जिन्होंने छोटी छोटी बातों में छोड़ना, लेट गो करना सीख लिया, उनके सामने बातों का कोई साइज ही नहीं होता। वो बड़े से बड़ी बात को भी 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। इट इज़ जस्ट अ हैबिट, वो सिर्फ एक हैबिट है। तो इसलिए बहुत क्लियर रखना है, उनका व्यवहार उनका, मेरी सोच मेरी। आज से फर्स्ट होमवर्क क्या था, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। दूसरा होमवर्क, मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर है, ऐसे नहीं जीना। ये ब्लेम गेम विक्टिम फीलिंग है। हम किस पर निर्भर हैं, इसका मतलब कुछ हुआ, आपको बुरा भी लगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए वो बुरा लगने वाली फीलिंग किसने क्रिएट की है, मैंने क्रिएट किया है। 2 मिनट अपने आप के साथ बैठो और अपनी थॉट को क्या कर दो, चेंज कर दो। लेकिन अगर मैंने सोचा उनकी वजह से मुझे बुरा लगा, तो मैंने पूरा दिन ऐसे वेट करना, शाम को आएंगे ना फिर बात करते हैं, और पूरा दिन वो बुरा फीलिंग चलती रहेगी। और जब वो शाम को आएंगे और हम बैठेंगे बात करने के लिए, तो सुबह जितना बुरा लग रहा था ना, उससे ज़्यादा बुरा शाम को लगेगा, क्योंकि 4 बातें और खुल के निकल कर आएंगी सामने। लेट्स स्टार्ट मेकिंग लाइफ सिंपल, नहीं तो लाइफ जीना अनबेरेबल होने लग जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। तो मेरी इमोशंस कौन क्रिएट कर रहा है, मैं। गुस्सा आ रहा है, अपने आप के साथ बैठो, अपनी सोच को बदलो। बुरा लग रहा है, अपने आप के साथ बैठो, अपनी सोच को बदलो। लेकिन हम बोलते हैं आओ बैठो बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। हमने सोचा वो बदलेंगे, वो ठीक हो जाएंगे, तो फिर मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, हो सकता है बात करने के बाद पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाए, इतनी बातें निकल कर आती हैं बाहर। और एक बार वो कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, एक जना कर लेगा, 2 कर लेंगे, सारी दुनिया तो मेरे अनुसार नहीं हो सकती है। तो क्यों ना मैं अपने मूड को ठीक करना सीख लूँ। वाई एम आई सो डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, क्यों करना है। लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मूड क्रिएट करता कौन है, मैं खुद। तो सेकंड होमवर्क, कौन सी भाषा खत्म करनी है, उनकी वजह से, उस बात की वजह से मुझे चिंता है, नहीं, वो बात है, चिंता मेरी चॉइस है, चिंता मेरी चॉइस है। उसी बात में किसी को कम चिंता होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को बिल्कुल चिंता नहीं होती है। बात तो वही है। किस किस के घर में ऐसे होता है, सेम बात में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अमाउंट ऑफ चिंता होती है। तो फिर बात तो वही है ना, फिर डिफरेंट चिंता क्यों हो रही है। अगर बात चिंता लाती तो फिर सेम बात हर एक के अंदर सेम चिंता लाएगी। और फिर जब 2 लोगों को अलग अलग चिंता होती है, तो झगड़ा उस बात पे होता है कि आपको कम चिंता हो क्यों रही है। फिर हम उनको कहते हैं आपको चिंता नहीं हो रही था, बिकॉज आपको परवाह नहीं है हमारे को। क्या इक्वेशन है हमारी। खुश होना चाहिए भाई, उनको चिंता कम होती है, अच्छी बात है। कहते नहीं आपको कम चिंता हो रही है, मतलब यू डोंट लव अस, दैट्स व्हाई यू डोंट केयर फॉर अस। बिकॉज हमने सोचा केयर एंड वरी इज सेम। केयर इज डिफरेंट, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। वरी इज चिंता चिता समान गाई गई है। चिता मतलब, क्यों चिंता चिता समान, चिता मतलब धीरे 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 चलते। चिंता भी ऐसे धीरे 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 चलती रहती है। और हमने कहा आई लव यू सो मच सो आई वरी फॉर यू। जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए मत चिंता करना, क्योंकि जितनी देर आप चिंता करेंगे आपकी नेगेटिव एनर्जी उनको ही जाएगी। क्योंकि चिंता, एवरी वर्ड इज नेगेटिव। केयर, 2 बातों में फ़र्क है। केयर फॉर देम, वाइब्रेशन ऊपर होगी। चिंता फॉर देम, वाइब्रेशन नीचे होगी। मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता है।
तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी किसके पास जाएगी? वोकैबुलरी चेंज कीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए, चिंता नहीं। मतलब हर वाइब्रेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, ब्लेसिंग होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग पता नहीं इसका क्या होगा, बोलो इसका सब कुछ बढ़िया होगा। पता नहीं ये बड़े होकर क्या करेगा, बोलो जो मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा अच्छा करेगा। वोकैबुलरी, इट्स जस्ट अ वोकैबुलरी, ये सिर्फ एक भाषा है। वो भी एक भाषा है, ये भी एक भाषा है, लेकिन वो भाषा इतनी पावरफुल है कि उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो हर शब्द जो आप अपने बच्चे के लिए उच्चारण करते हो वो उसके ऊपर एनर्जी जाती है और उसकी शक्ति बनाती है। तो गलती से भी वो बच्चा गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है ना, उसका सब कुछ टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा ना, तो उसको संभालना, लेकिन साथ साथ ये कहना इसमें भी इसका कोई कल्याण हो रहा है, दुआ देके उसको शक्ति देके उठा लेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा हिला तो अब इसका क्या होगा, अभी तो ये खत्म, ऐसे करेंगे तो वो लोग बहुत फ्रजाइल बनते जा रहे हैं। हम आजकल के बच्चों को बहुत फ्रजाइल बना रहे हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी। थोड़ी सी भी मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए, इतना फ्रजाइल बनाते हैं। खुद कैसे जिए थे हम, मिट्टी में खेलते खेलते। तो फिजिकली भी फ्रजाइल और इमोशनली भी फ्रजाइल, थोड़ी सी भी कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा भी बुरा कुछ लगना नहीं चाहिए। ऐसे करेंगे तो उनके लिए जीवन में, दुनिया में लोगों के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ठीक है, लोग अगर गलत बिहेव करें तो भी हम अच्छा उनके साथ बिहेव कर सकते हैं। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उनके ऊपर कोई एहसान नहीं। किसके लिए कर रहे हैं? एवरीथिंग इज फॉर द सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बिकम सेल्फिश, पूरा सेल्फिश। और जितना सेल्फिश बनते जाएंगे उतने ही सेल्फलेस बनते जाएंगे। जितना अपना ध्यान रखेंगे उतना निस्वार्थ भाव से सबको देते जाएंगे। जितना सोचेंगे नहीं नहीं हम उनके लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं, हमारी स्थिति और ही क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। तो अटेंशन कि मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर है, खुद पर है। तो कभी नहीं बोलना उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, उन्होंने मुझे दुख दिया। सामने वाला कितनी भी बड़ी गलती करे, आपके पास कितना भी अच्छा सोचने की पावर है। जैसे कभी एक्सपीरियंस किया कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया फिर भी उन्होंने अच्छा नहीं सोचा आपके लिए? फील किया ऐसे कभी? होता है, यू डिड समथिंग वेरी नाइस फॉर द अदर पर्सन, लेकिन सामने वाले ने उसमें भी, इसका मतलब अगर हम अच्छा करें तो भी गलत लोग सोच सकते हैं, तो क्यों ना अगर लोग गलत करें तो हम अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। उनके बिहेवियर का और मेरी सोच का कोई कनेक्शन नहीं है। 1 मिनट आंख बंद करो और चेक करो किस किस को पकड़ के रखा है। उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, उन्होंने मुझे ये क्या ये क्या। रिलीज़ करो, यहाँ पर रिलीज़ करो, दाग को मिटाओ। मिटाओ, कुछ नहीं किया, उन्होंने उनके कर्म, उनके संस्कार, उनकी मन की स्थिति, बाकी जो दर्द हुआ वो मैंने क्रिएट किया था। सोच सोच के उसके बारे में रोज़ बोल बोल के फिर थोड़े साल बाद उसको फिर से खोल के फिर से सोच के बैंडेड खोलते गए, फिर से रब करते गए। उन्होंने जो किया उनका कर्म। मेरा अटेंशन ये कि मेरा कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए और मेरा कर्म उनके कर्म पर निर्भर नहीं। फॉरगिव करें उनको अभी, बात खत्म, फुल स्टॉप। बात को सुलझाना नहीं है, उतने से जीवन के हिस्से को तोड़कर रस्सी को फेंक देना है, खत्म हो गई वो बात, फिनिश्ड। जैसे स्वेटर बुनते थे ना, तो गांठे ज़्यादा बन जाए तो खोलते बोलते नहीं, उतने तोड़ के फेंक दो। क्या टाइम वेस्ट करना उसको खोलने में इतना सारा, उतने से तो लाइफ के उतने से पार्ट को ऐसे करके फेंको, खत्म हो गई बात। हमारा माइंड बहुत आज्ञाकारी है, आप इसको जो बोलोगे ये मानेगा। आप इसको बोलो खत्म हुई बात, फिनिश्ड, ये फिर रोएगा,
इतनी जल्दी ऐसे ख़त्म? बोलो हाँ ख़त्म, क्यों नहीं ख़त्म? 2-3 बार बोलो, ये मान जाएगा। लेकिन आप इसको बोलो मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, बोलेगा मैं पकड़ के रखूँगा अच्छे से, आप रो मैं पकड़ता हूँ। माई माइंड इज़ माई मोस्ट ओबीडियंट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हमें ध्यान रखना है हम इसको कौन सी इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि जो हम देंगे वो उसको फॉलो करेगा। आप उसको बोलो मैंने ये बात कभी नहीं भूलनी, वो कभी नहीं भूलेगा। आज कौन सा वार है? वेडनेसडे। पिछले वेडनेसडे डिनर में क्या खाया था? नहीं याद ना? लेकिन उस दिन जब उन्होंने ऐसी वाली बात बोली थी, उस दिन वो किधर खड़े थे, कौन सी ड्रेस पहनी थी, कौन से वर्ड बोले थे, किस एंगल से खड़े होकर बोले थे, सामने कौन खड़ा था, पीछे कौन खड़ा था, सब कुछ याद है। ऐसे कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि उस दिन हमने जब वो बात हुई थी तो मैंने कहा मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। देखो कितने प्यार से उसने पकड़ के रखा हुआ है। यू हैव टू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द माइंड। आज से आप अगले 1 हफ्ते तक इस माइंड को बोलो फिनिश्ड, ओवर, फुल स्टॉप, डिलीट। रोज बोलो फिनिश, रिलीज, डिलीट, लेट गो, खत्म। बिंदी लगाओ। लगानी बिंदी या नहीं? है ना, मन करना चाहिए बिंदी लगाने का। लेकिन और ये सब कुछ हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। किसी पे कोई एहसान नहीं। और ये याद रखिएगा, सामने वाले ने अगर कुछ गलत किया था, उसके कर्म का परिणाम तो उसके साथ साथ चल रहा है। वैसे ही किसी के भी कर्म के परिणाम को हम नहीं बचा सकते हैं। कर्म का परिणाम तो साथ साथ चल रहा है। हमें सिर्फ अटेंशन रखना है मैंने कौन सा कर्म कर दिया। तो आप रेडी हैं उस लाइफ की उस सिचुएशन को तोड़कर फेंकने के लिए? रेडी? अभी जितनी जितनी फेंक देंगे ना, फिर अगली जब नई जन्म पत्री बनेगी तो पंडित जी बोलेंगे अरे इनकी तो पूरी जीवन में सब कुछ ही परफेक्ट परफेक्ट है, परफेक्ट कुछ भारी ये लेकर ही नहीं आए वहाँ से। एंड ये सब हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आगे अच्छा होगा, हम इसलिए कर रहे हैं अभी हमारा बहुत अच्छा होगा, लाइट रहेंगे। जब कोई बीमारी आती है, जब शरीर में ये दर्द वर्द ये सब होता है, तो कितना भी हम कोशिश करें हम उसको दर्द को नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमने यहाँ पकड़ के रखा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में पकड़ के रखा है उनको भी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो भी हमको दर्द होता है, क्योंकि वो हमारा ही परिवार का हिस्सा है। लेकिन उनको भी वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ये पकड़ के रखी हुई है। सो वी आर डूइंग इट फॉर एवरीबडी एज अ फैमिली। रिलीज दिस एनर्जी। और अब तो जीवन इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि पता ही नहीं क्या हो जाता है नेक्स्ट सीन। कोई रात को सो रहा है, सुबह नहीं उठ रहा। आप सोचो रात को अगर झगड़ा होकर सोए हो और सुबह ना उठे तो कैसे जाएंगे? उसके बाद कैसे लगेगा? रात को झगड़ा हो गया, ठीक नहीं किया सोने से पहले, और अगले दिन सुबह दोनों में से एक नहीं उठा, तो क्या फीलिंग आएगी? क्या लगता है क्या फीलिंग आएगी? अब वो गिल्ट को हम जीवन भर रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हर रात को इस तरह से सोएं, सब कुछ साफ करके, सब कुछ क्लीन करके, रिलीज करके। क्योंकि सिर्फ उनको गिल्ट नहीं होगा जो पीछे रह जाएंगे, जो झगड़ा करके सोए थे और वो चले गए, वो झगड़े को भी तो अपने साथ दर्द को लेकर जाएंगे। इट्स भारी फॉर बोथ। तो जीवन की हर घड़ी को ऐसा जिए जैसे कि वो अंतिम घड़ी हो सकती है। अंतिम घड़ी में स्थिति कैसी चाहिए होगी? तो हमेशा अपने खाते को कैसे रखें? कर्मों के खाते को हमेशा कैसे रखें? क्लीन, लाइट। अभी जाना पड़े परफेक्ट डेस्टिनी। किसी को सॉरी बोलने जाने से पहले नहीं, उसी दिन सॉरी बोल दिया था। किसी को माफ़ करना जाने से पहले नहीं, उसी दिन माफ़ कर दिया था। पेंडिंग नहीं रखना है, पेंडिंग नहीं रखना है। किसी से बात करनी है जिससे बोलचाल बंद थी, नहीं, किसी से भी बोलचाल बंद नहीं है, उसी दिन बात कर ली थी।
किसी को शुक्रिया बोलना है, नहीं, रोज़ शुक्रिया बोल देते हैं। किसी को दुआएं देनी है जाने से पहले, नहीं, रोज़ ही दुआएं देते हैं। कुछ करना है जाने से पहले, नहीं, आई एम रेडी टू गो। ऐसा जीवन जीना है, ऑलवेज रेडी टू लीव, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना। जो उस तरह जिएगा उसकी लाइफ का हर मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि उसने कुछ भी कार्मिक अकाउंट पेंडिंग नहीं रखा हुआ है। दैट इज़ लाइट। लाइट, तब हम फरिश्ता हैं। अगर ये सब पकड़ के रखेंगे तो हम फरिश्ता नहीं हैं, फरिश्ते के ऑपोजिट हो जाते हैं हम फिर, क्योंकि हमारी एनर्जी लोअर हो जाती है। तो आज इस हॉल से जाने से पहले आप रेडी हैं वो सारी चीज़ों को, स्ट्रिंग्स को निकाल के फेंकने के लिए? यस, यस, पक्का? कौन कौन रेडी है? वैल्यू पीपल, वैल्यू योर ओन लाइफ एंड वैल्यू योर रिलेशनशिप्स। लाइफ इज रियली अनसर्टन राइट नाउ। कोई ऐसा कर्म ना करो जो बाद में गिल्ट के तरह हमारे साथ रहे। थोड़े दिन पहले कोई कोमा में थे, 1 महीने से थे हॉस्पिटल के अंदर। फिर उनका बेटा यहाँ से गया उस शहर उनसे मिलने के लिए, तो वो भी 10-15 दिन से उधर हॉस्पिटल रोज़ जा रहे थे, पूरा दिन बैठ रहे थे। फिर एक दिन उनको बताया कि आप है ना, बैठ के बात करो ज़रा उनसे। वो कहते नहीं, वो तो कोमा में है, तो शरीर कोमा में है, आत्मा तो हर बात सुन सकती है। तो आप बात करो, कुछ कहना है तो कहो, कुछ पुरानी बात पेंडिंग थी करो उसको सॉर्ट, कुछ तो है तो वो बात करो, शुक्रिया करो, क्षमा करना है कोई बात का वो करो। आप बैठो और फिर उनको बोलो कि अब ये शरीर आपके काम का नहीं है, अब आप चलो आगे, क्योंकि वो शरीर तो ठीक नहीं हो सकता था। एंड वो भाई उनके साथ बात करते गए, मन में ही बात कर रहे हैं, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे वो बात करते गए, विदिन 20 मिनट्स उस शरीर के पैरामीटर्स सब न्यूट्रल पे आते गए और 20-21 मिनट के अंदर वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। और फिर वो भाई ने लिखा मैसेज, ही सेड मुझे पता था वो कौन सी बात के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे ही मैंने वो वाली बात बोली वो चले गए। ये ऐसे होता है। इसीलिए सारी बातों को हमेशा कैसे रखना चाहिए? सॉर्टेड। हर एक को चांस नहीं मिलेगा ऐसे बैठ के बात करके वो बात बोलने का, लेकिन वो जो बात बोलनी है उसको रोज़ बोल के ही सॉर्टेड रखना चाहिए। हमें लगता है चले गए मतलब फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड। आत्मा है, सिर्फ शरीर फिनिश्ड होता है। इसलिए हमारी जर्नी सिर्फ इस एक कॉस्ट्यूम की नहीं है, हमारी जर्नी कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड है। इसीलिए लाइट जिए, हल्का जिए, और वो सब कुछ हम तब कर पाएंगे अगर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि रोज़ ये सब कुछ करने के लिए कि सॉरी, क्षमा, लेट गो, ख़त्म, जीवन की हर सीन में राइट सोचने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। जैसे फिज़िकल, कोई बहुत वज़न उठा सके उसके लिए वो बहुत ट्रेनिंग करते हैं रोज़। हम उठाने जाएंगे तो हम नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह शरीर का वज़न उठाने के लिए ट्रेनिंग होती है और आत्मा का वज़न उतारने के लिए ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके लिए भी ट्रेनिंग है। और इसीलिए अगर हम हर रोज़ थोड़ा सा समय इसके साथ बिताते हैं, थोड़ा सा समय हर रोज़ इसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो इसको फील भी नहीं होगा कि ये क्षमा कर रहे हैं, ऐसे फीलिंग भी नहीं आएगी। जैसे किसी को जो स्ट्रांग है उसको फील नहीं होता कि वो वज़न उठा रहा है, हम जो देख रहे हैं उसको लगता है इतना कैसे उठा सकते हैं, वो बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट इज़ सो नेचुरल, इट इज़ सो नेचुरल। तो यहाँ का जब करेंगे तो फील नहीं होगा उन्होंने गलत किया तो मैंने अच्छे से, वो फीलिंग नहीं आएगी, वो अपने आप होगा। इट विल बी नेचुरल, क्योंकि हमने यहाँ के फिटनेस लेवल को क्या कर लिया, बढ़ाना है। इसीलिए जब हम अपने फिटनेस लेवल को बढ़ाते हैं तो हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारे कर्म और संस्कार, हमारे रिश्ते एंड हमारा बिजनेस, हमारा काम, क्योंकि जब यहाँ सफाई होगी ना तो काम और कारोबार क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? इसीलिए प्रायोरिटी सेल्फ, फैमिली, वर्क है,
कि सेल्फ का ध्यान रखेंगे, रिश्ते घर पे अच्छे होंगे, और फिर उस स्थिति में जब काम पर जाएंगे तो अपनी क्षमता से ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन हमने को वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली हो रही है निग्लेक्ट, सेल्फ तक तो पहुंचते ही नहीं। तो कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास इससे भी ज़्यादा कमाने की क्षमता है अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दें। लेकिन हमें लगा अगर हमने थोड़ी देर अपने लिए निकाल लिया तो बिजनेस में घाटा हो जाएगा। घाटा नहीं, कई गुना ज़्यादा, पहले से ज़्यादा कमाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुशी भी कमाएंगे और पैसे भी कमाएंगे। एक चीज़ क्यों कमानी है, हमेशा याद रखना और अपने आप को रोज़ याद दिलाना, 1 सेकंड में ये बिजनेस पीछे रह जाएगा। रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? जितना कमाया वो पीछे रह जाएगा, जैसे कमाया वो साथ में जाएगा। हमने बिजनेस में कैसे कमाया वो साथ में जाएगा, क्योंकि वो मेरा कर्म बनेगा। जो कमाया वो पीछे रह जाएगा। इसलिए यहाँ भी कमाओ, लेकिन यहाँ कमाओ। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए धन जो हमारे घर आ रहा है। पिछले 15-20 सालों में हम ज़्यादा धन कमाने पर इतने फोकस्ड थे कि हम धन कैसे कमा रहे हैं उस पर फोकस्ड नहीं थे। जैसे हम क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे खा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कितने घंटे सो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे सो रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम कितना कमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा हम कैसे कमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि धन पहली एनर्जी है जो घर में आती है। हर चीज़, आप अपने घर में किसी भी चीज़ को छुओ, वो उस धन से खरीदी गई है। तो मैं इस कुर्सी पर भी बैठूं तो ये किसी के पैसों से खरीदी गई है। अगर वो पैसे किसी को दर्द देकर आए हैं तो उस कुर्सी के वाइब्रेशन अच्छे नहीं होंगे। इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो धन से आपके घर का खाना आता है, वो धन से आपके बच्चों की पढ़ाई होती है, वो धन से आपका मकान बनता है, वो धन से हर चीज़ होती है। तो वो धन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? वो धन की वाइब्रेशन हर चीज़ के अंदर है। वो धन से आपका ये शरीर चलता है, तो वो धन की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स नॉट जस्ट अ करेंसी। इसीलिए धन को कौन सा दर्जा दिया जाता है? धन को श्री लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। श्री लक्ष्मी धन की देवी है। भाई धन और देवी कैसे मैच करता है? धन और देवी इसलिए मैच करता है क्योंकि धन को डिविनिटी के साथ कमाना चाहिए, ताकि जब वो धन घर आए तो उस धन के साथ डिवाइन एनर्जी घर आए। अगर वो धन डिवाइन एनर्जी के साथ घर आएगा तो आपके घर में सिर्फ सामान नहीं, उससे ज़्यादा सुकून आएगा। क्योंकि धन सामान लाएगा और धन के साथ जो वाइब्रेशन आएंगी वो सुकून लाएगा। लेकिन अगर वो धन स्ट्रेस के साथ कमाया, अगर वो धन लोगों को डांट के कमाया, अगर वो धन सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरे का क्या बेनिफिट हो रहा है वो नहीं सोचा, तो स्वार्थ से कमाया, तो फिर हमारे घर सामान आएगा और साथ में तनाव आएगा। क्योंकि तनाव की स्थिति में धन कमाया है। तो इसलिए सिर्फ एक अटेंशन रखें, हम धन कैसे कमाते हैं। अगर धन सुकून में, दूसरों को भी सुकून देते हुए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अपने से ज़्यादा उनका फ़ायदा सोचते हुए काम करना चाहिए। बिजनेस सेवा है। बिजनेस सेवा है। मतलब बिजनेस भी क्यों करना है? बिजनेस भी क्यों करना है? हमने कहा बिजनेस ऐसे है। बिजनेस ऐसे नहीं है, बिजनेस ऐसे है। हर चीज़ ही ऐसे है, हम ऐसे तो खड़े ही नहीं होते किसी के सामने। बिजनेस भी सेवा है कि जो हम कर रहे हैं उससे दूसरों को क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ ले रहे हो, आप कुछ बेच रहे हो, हर चीज़ में सिर्फ ये इंटेंशन रखना, दूसरे का बेनिफिट, दूसरे का बेनिफिट, दूसरे का बेनिफिट। अभी हमारा हर चीज़ में मेरा बेनिफिट, मेरा बेनिफिट, मेरा बेनिफिट, दूसरे का बेनिफिट।
दूसरे का बेनिफिट सोचेंगे तो बहुत दुआएं कमाएंगे, और जो बहुत दुआएं कमाएंगे, जो बहुत दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? जो बहुत दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुआएं इतनी सारी कमाई हैं। जब हम बचपन में स्कूल में थे तो लोग बोलते थे इंटेलिजेंट सेल्समैन वो जो गंजे को भी कंगी बेच कर आ जाए, तो लोग बोलते थे हाँ 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 उसको भी कंगी बेचती। इंटेलिजेंट सेल्समैन वो जो वो अगर कंगी खरीद भी रहा हो तो उसको बैठ के समझाए कि आपको ये कंगी नहीं खरीदनी चाहिए, वो होता है बिजनेस। बिजनेस ये थोड़ी है कि जिसको नहीं चाहिए उसको भी बेच कर आ गए। बिजनेस वो होता है कि जो वो खरीदने वाला था उसको भी बैठ कर समझाओ कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये है सेवा। फिर वो धन दुआओं के साथ आएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन अपने बारे में नहीं सोचने वाला है। वो किसके बारे में सोचने वाला है? वो ऐसे बिजनेस करता है। तो हर चीज़ में ऐसे रहना है, क्योंकि जो ऐसे रहते हैं वो सदा भरपूर रहते हैं। यहाँ से भी और बैंक बैलेंस भी सदा भरपूर रहेगा, क्योंकि दुआएं कमाई हैं। हम जब पैसे कमाते हैं तो हम कहते हैं समय पर काम आएगा, समय पर काम आएगा, समय पर काम आएगा। पैसे काम आए ना आए, लेकिन समय पर दुआएं बहुत काम आती है। कई बार तो पैसे कुछ नहीं कर पाते ना, देखा तो था अभी 2 साल में, पैसे सब कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दुआएं शक्ति देती है। इसीलिए जीवन की प्रायोरिटी बना लो दुआएं कमाना। धन अपने आप आएगा। हर कर्म से दुआएं कमाना, और किसी भी कर्म में गलती से दुआओं का ऑपोजिट नहीं कमाना। अभी हम क्या करते हैं? बिजनेस अलग करते हैं, सेवा अलग करते हैं। हम सोचते हैं यहाँ से धन कमाएंगे, यहाँ से दुआएं कमाएंगे। यहाँ जो सेवा करेंगे दुआएं कमाएंगे, लेकिन धन कमाते हो अगर कुछ ऑपोजिट कर दिया तो दुआओं का ऑपोजिट भी तो कमाएंगे। तो क्यों ना बिजनेस को ही सेवा की तरह करो। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? हमें डर लगता है दूसरा हमसे आगे निकल जाएगा, तो फिर कैसे होगा? अगर कोई आपसे आगे भी निकल जाए उसको भी दुआएं दो। अगर कोई गलत तरीके से आगे निकल रहा है तो हम उसके साथ रेस में खड़े क्यों हैं? पहली बात, सामने सड़क है, अगर कोई रेड सिग्नल तोड़ के आगे निकल रहा है तो उसके ऊपर तो रहम करना चाहिए, उसके साथ रेस नहीं करनी चाहिए। उसने नियम तोड़ा है, और हर नियम तोड़ने का एक परिणाम आता है। तो नियम तोड़ने वाले के साथ कौन रेस में खड़ा होता है? और किसी के साथ भी रेस में नहीं खड़ा होना चाहिए। अपने कर्म, अपने कर्म, अपने परिवार, इसका ध्यान रखते हुए जब कमाएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी सबसे पहली चीज़ हमें बिजनेस करना सिखाती है। हाईएस्ट वैल्यूज़, हाईएस्ट प्रिंसिपल्स, हाईएस्ट एथिक्स। ये नहीं बिजनेस है थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो जितना थोड़ा बहुत करोगे उसका थोड़ा बहुत परिणाम भी आएगा। फिर थोड़ा भी गफलत की उसका परिणाम आएगा ही आएगा। क्यों करें? सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा और कमाना है, तो वो तो नेवर एंडिंग डिज़ायर है। तो धन सबसे पहली एनर्जी है जो घर आती है। धन से अन्न आता है, अन्न का असर मन पर होता है, मन का असर तन पर होता है, तो धन। तो इक्वेशन चेंज करें। कितना कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कैसे कमाते हैं, प्रायोरिटी को चेंज करना है। और वहाँ पर भी जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। मैं आत्मा हूँ, तो वो भी कौन है? रोल कॉन्शियसनेस नहीं, पोजीशन कॉन्शियसनेस नहीं, एज कॉन्शियसनेस भी नहीं। कौन सी कॉन्शियसनेस? मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो हर एक के साथ रिस्पेक्ट कैसी होगी? हर एक के साथ रिस्पेक्ट कैसी होगी? क्या हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं? हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं?
हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सोल्स। वो तब करेंगे जब याद रहेगा मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। रोल कोई भी प्ले कर रहे हो, पोजीशन कोई भी हो, आज वो जो रोल एंड पोजीशन है उसका रिगार्ड है, लेकिन सम्मान, रिस्पेक्ट हर आत्मा के लिए इक्वल। तब ऑटोमेटिकली हमारा हर कर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा कर्म क्या हो जाएगा। अगर मैं रोल कॉन्शियसनेस, पोजीशन कॉन्शियसनेस हूँ तो वो है ईगो कॉन्शियसनेस, और जैसे ईगो कॉन्शियसनेस हुआ तो कर्म की क्वालिटी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी मतलब सबसे पहला चैप्टर मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। अब ये पता तो है, लेकिन रोज़ इसको याद करना और रोज़ उस नज़रिए से जीना। तो सबसे पहले धन दुआओं के साथ कमाएं, सबको समान, इक्वलिटी, सम्मान, दुआएं कमाएंगे, और अन्न सात्विक खाएं। सात्विक अन्न खाकर देखें, अन्न का मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब उसको तो जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको पता चलेगा, मेजॉरिटी तो यहाँ खाने से ही कंट्रोल हो रहा है सारा। खुद खाना बनाएं थोड़ा सा। ये भी तो एक फैक्टर चेंज हुआ है ना 20-25 साल के अंदर। हम वो वाली जेनरेशन है जो डब्बा लेके घर से बाहर निकलते थे, और आज हम घर में बैठकर डब्बे ऑर्डर करते हैं। भाग्य तो वहीं बदल जाएगा। और उसमें भी फिर वो है, अगर वो जो डब्बा लेकर आने वाला है, अगर वो 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो ऑर्डर कैंसिल। तो वो इतना टेंशन और फियर में तो वो डब्बा लेकर आता है। वो ऐसा खाना कभी खाना नहीं जो इतना टेंशन और फियर में आया हो। पहली बात तो ऑर्डर करना नहीं, खाना घर का बनाना। और अगर ऑर्डर किया तो उसको बोलना आराम से आना, आराम से, आपका ऑर्डर कैंसिल होने वाला नहीं है। अगर आप लेट हो गए तो दुआएं देते हुए आएगा वो भाई आपको। नहीं तो डर में आया ना, तो उस डब्बे के अंदर डर की वाइब्रेशन पूरी ऐसे इनगल्फ्ड होगी। हम कहेंगे बहुत टेस्टी है, पता नहीं आपको क्या था उसके अंदर। इतना डर, कितना स्ट्रेस होता है उस व्यक्ति के ऊपर, और वो खाना लेकर आ रहा है हमारा। तो ये वाइब्रेशन, अगेन हम क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सी वाइब्रेशन का खाना खा रहे हैं, कौन सी वाइब्रेशन का खाना खा रहे हैं। तो इसीलिए खाना प्रसाद की तरह बनाएं। हर घर में रसोई में खाना प्रसाद की तरह बनना चाहिए। बन सकता है? ये हो सकता है? कौन कौन कर सकता है रसोई में खाना प्रसाद की तरह बने? आज ही करना है रात को। अच्छा, आज तो यहाँ खाना है। तो भी कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं भी बना रहे तो भी आप रसोई में कुछ शब्द तो चला सकते हैं ना, वो तो कर सकते हैं ना, राइट? कि रसोई में शब्द परमात्मा की याद के, भजन, जो भी आपको अच्छा लगे, जो घर को अच्छा लगे, हाई एनर्जी वर्ड्स इन द किचन, हर चीज़ में वो शब्द चला जाएगा। और अगर नहीं, और आप खुद भी नहीं बना रहे, तो जो बना रहा है आपको ये भी नहीं पता उसकी मनोस्थिति कैसी है। आज तो आपने यहाँ खाना है, लेकिन अगर आप देखो तो आपको पता नहीं है कि जिसने बनाया आपको उसकी मनोस्थिति क्या है। हम ऐसे खाते हैं। अब जो बना रहा है, सपोज वो किसी बात से चिंता में है, तो आपकी दाल में कौन सी एनर्जी गई? चिंता गई। आधे घंटे के बाद आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी। इतना जल्दी आता है असर खाने का, लेकिन हमें पता नहीं चलता ये खाने से आया था, क्योंकि हमने उसको कोरिलेट नहीं किया है कभी भी। तो जैसा अन्न वैसा मन, इट्स डीप साइंस। इसीलिए ध्यान रखना है कि अन्न दुआओं के साथ बने, और फिर खाते समय ध्यान रहे, खाना खाते समय डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, खाना खाते समय आर्ग्यूमेंट, खाना खाते समय झगड़ा। प्रसाद खा रहे हैं तो प्रसाद की तरह बनाएंगे और प्रसाद की तरह ही फिर उसको खाएंगे। उसी से बच्चों की एनर्जी बदल जाएगी, उससे बच्चों की एनर्जी बदल जाएगी। ये संस्कार को चेंज करें। ये बार बार बाहर खाना, बाहर खाना, बाहर से ऑर्डर करना, ये सब अभी, ये सब कुछ ये 15-20 साल की क्रिएशन है।
हमने हर रोज़ 3 बार दिन में घर का खाना बना खाया है जो हमारी फैमिली मेम्बर्स ने बनाया था। तो भी हम 25 साल बाद ये हमारी मनोस्थिति है, तो इन बच्चों का क्या होगा जो बाहर खाते हुए बड़े हो रहे हैं। इसलिए चेक एवरीथिंग, चेक करते जाएं, चेंज करते जाएं उसको। तो धन, अन्न और रोज़ सुबह ध्यान रखना है अपने मन का। तन का तो हम रखते ही हैं, मन का। तो जैसे दीदी ने हमें बताया कि हमें हर रोज़ थोड़ा सा समय सुबह यहाँ, अभी जैसे हमने किया, चलो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने क्षमा करना है, मैंने, वो अभी सब सही लग रहा है और रियल भी लग रहा है। हमें लग रहा है कि बहुत इजी है, हम कर लेंगे और हम 100% कर लेंगे। लेकिन 1-2 दिन बाहर की हवा में जब रहेंगे ना, जहाँ सब लोग बोलेंगे नहीं क्षमा कैसे कर सकते हैं, क्षमा किया तो फिर से वो ऐसा करेंगे, फिर वो हमें ग्रांटेड लेंगे, हम ही देते रहें क्या, वो हवा में जब रहेंगे ना, तो 2 दिन के बाद ये थॉट प्रोसेस फिर चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस थॉट प्रोसेस को सही रखने के लिए हर रोज़ हमें वो रिवाइज़ करना पड़ता है, हर रोज़ रिवाइज़ करना पड़ता है, हर रोज़ वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए 2 चीज़ें हैं जो हम हर रोज़ अपने को देते हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है मेडिटेशन, योग। परमात्मा का ज्ञान जो हमें सही सोचना सिखाता है, और फिर परमात्मा से कनेक्ट करके ईश्वरीय शक्तियों को अपने अंदर भरना, वो है राजयोग। तो हम लोग सभी जो सेंटर पर जाते हैं, हम 1 घंटा सुबह अपने लिए रखते हैं, 23 घंटे बाकी बाहर। दैट इज़ सेल्फ फैमिली वर्क। कि सुबह का 1 घंटा हम अपने लिए रखते हैं, बाकी 23 घंटे शुरू में वो 1 घंटा निकालना पड़ता है। 1-2 महीने के बाद वो 1 घंटा लाइफस्टाइल में फिट हो जाता है, और 2-3 महीने के बाद टाइम बचना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ की थॉट्स ठीक होने लगती हैं, वेस्ट थॉट्स ख़त्म होने लगती हैं, तो इतना टाइम बच जाता है कि हम कहते हैं अभी हम और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा आ गया है। इसलिए हर एक जो मेडिटेशन शुरू करता है, धीरे धीरे उसका बिजनेस और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि वो सारा टाइम टेंशन और स्ट्रेस में वेस्ट हो रहा था, जेलेसी और कंपटीशन में वेस्ट हो रहा था। अब वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करके और तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तो आज अपने आप को गिफ्ट दो कि हम मेडिटेशन सीखेंगे अब एक बार। रेडी है सीखने के लिए? रेडी सीखने के लिए? कौन कौन रेडी किसने नहीं सीखा है अभी तक, पहले वो बताओ। अभी तक नहीं आए सीखने के लिए? कौन रेडी है अब सीखने के लिए 3 दिन निकाल के? ठीक है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड है, इजी है टाइम निकालना। 2 टाइम रखे हैं, आप दोनों में से जो भी आपको टाइम सूट करे वो, मॉर्निंग 7 to 8 या इवनिंग 7 to 8। ठीक है, सेंटर पर, आप जिस भी सेंटर के नज़दीक रहते हैं, मेजॉरिटी महिपालपुर के नज़दीक रह रहे होंगे, पश्चिम विहार के नज़दीक रह रहे होंगे, हरिनगर के नज़दीक रह रहे होंगे, या आप जोन से भी सेंटर के नज़दीक रहते हैं, आप दोनों में से कोई भी टाइम 3 दिन के लिए चाहिए। तो कितना टाइम निकाला? 3 घंटा। रेडी 3 घंटा निकालने के लिए? इजी, बहुत इजी। और अगर आपको ये दोनों टाइम सूट नहीं करते हैं, तो आप कोई भी टाइम आ जाइए, ये सूट करेगा। आपके पास कोई मार्जिन ही नहीं है बहाना देने के लिए, क्योंकि अब हमें अपने आप को बहाना देना नहीं है। क्योंकि वो बहाना देकर धोखा भी किसको ही मिलता है? हमें ही मिलता है। हम वापस उसी उसमें जाएंगे, वापस वैसा ही सोचेंगे, वापस वैसा करेंगे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम 1 घंटा निकालेंगे। रेडी? कौन कौन रेडी है निकालने के लिए? 100% इसको करो, अपने को गिफ्ट दो ये। और ये 3 दिन हम करके हम मेडिटेशन की विधि सीख लेंगे, और फिर वो मेडिटेशन की विधि सीखकर फिर हम उसको रोज़ करते जाएंगे। आपको 1 महीने के अंदर अपने आप के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देगा। ये नहीं है बहुत सालों बाद इसकी रिज़ल्ट मिलती है, इसकी रिज़ल्ट 1-1.5 महीने के अंदर मिलने शुरू हो जाएगी। और जैसे ही रिज़ल्ट मिलती है तो फिर अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत सिंपल होने लग जाती है। लोग वैसे ही होते हैं, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता है। लोग वही कर रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ ठीक हूँ। ये वो चीज़ है जो हमने सोचा नहीं था कि हम सीरियसली ऐसा भी जीवन जी सकेंगे, हम ऐसे भी लाइफ सकते कि हमें बुरा नहीं लगेगा कुछ भी।
तो वो करना है। तो इसलिए फ्राइडे से हम 1 घंटा निकालेंगे 3 दिन के लिए, ठीक है जी। और फिर सीखने के बाद हम हर रोज़ दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, और दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान, यही बातें अगर रोज़ रिवाइज होंगी ना तो थोड़े दिन में फिर ये पक्की होती जाएंगी। ये 1 घंटे में नहीं हो सकता कुछ भी मैजिक। 1 घंटे में हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं कि कैन आई क्रिएट अ चेंज। यस, बिकॉज संस्कार हमारा है, बनाया भी हमने था, बदलेंगे भी हम, बदलेंगे भी हम। संस्कार से संसार बनता है, तो इसलिए संस्कार पर अटेंशन रखें तो हमारा संसार क्या होता जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। तो बैलेंस यही होता है कि सिर्फ बाह्य की तरफ नहीं, इसका ध्यान रखते हुए फिर बाहर करेंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। एंड अनुभव ये कहता है कि हर घर में अगर एक जना भी करता है ना तो भी घर बदलने लग जाता है। और सबसे पहले बच्चे बदलने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है। सो इट्स द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव आवर चिल्ड्रन, बेस्ट गिफ्ट है। और थोड़े दिन के बाद तो अगर वो मम्मी पापा सेंटर नहीं जाते हैं ना तो वो बच्चे पूछते हैं आज आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप जाओ बाबा, आप जाते हो तो हमारा सारा दिन ठीक रहता है, हमें डांट वांट कम पड़ती है, आप वहाँ चले जाते हो। तो ये नेचुरल हो जाता है। सिर्फ शुरू में 1 महीना लगता है ना अपनी लाइफस्टाइल में एक घंटे को इंटीग्रेट करना। आफ्टर दैट इट इज़ अ लाइफ टाइम ऑफ ब्लिस, रियल ब्लिस। ब्लिस मतलब हमारी खुशी चीज़ों पर निर्भर नहीं है, खुशी खरीदनी नहीं पड़ती है। बहुत सारा पैसा सिर्फ खुशी खरीदने की कोशिश में जा रहा है और उसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। अगर इस साल इतनी हलचल थी तो आप सोचो अगले साल क्या होने वाला है प्रकृति का। एवरी ईयर इज गोइंग टू गेट टफर। और ये प्रकृति की ऐसी हालत किसके कर्मों की वजह से है? तो इतना सब देखकर आपको चेंज करना है कि नहीं करना? चेंज करना है। क्या चेंज करना है? क्या चेंज करेंगे प्रकृति के लिए? क्या चेंज करेंगे? ये समय प्रकृति के साथ भी हमारा कर्म बन रहा है। प्रकृति की उथल पुथल तो अभी होने ही वाली है, वो तो अभी डेस्टिनी बन चुकी है हमारी। लेकिन अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे, प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। ये भी कर्म होता है। प्रकृति का ध्यान रखो, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। तो क्या करेंगे प्रकृति का ध्यान रखने के लिए? पानी सेव करना, प्रकृति को सम्मान देने के लिए प्रकृति से कम कंज्यूम करें। ये हर कपड़ा जो हम पहनते हैं, हर चीज़ जो हम खरीदते हैं, इसमें प्रकृति की रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। जब से हमारे पास ज़्यादा धन आया, हमने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। अब हम ज़रूरत के लिए नहीं खरीदते हैं, अब हम बोर हो रहे हैं इसलिए खरीदते हैं। अगर हम ज़रूरत के लिए खरीदेंगे, प्रकृति के पास बहुत है। अगर हम बोर होने के लिए खरीदेंगे तो इट डजंट हैव इनफ। अगर हम ज़रूरत के लिए ड्रेस खरीदेंगे, प्रकृति के पास बहुत है। अगर हम खुशी के लिए खरीदेंगे तो वो तो नेवर एंडिंग चीज़ है। तो जब हम यहाँ पर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से खुशी को ले आते हैं, संतुष्टता को ले आते हैं, तो हमारा प्रकृति से कंज्यूम करना अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि अब हम खुशी के लिए खरीदने नहीं जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं इसलिए शॉपिंग नहीं जाते हैं, हम बोर हो गए ये पहन के इसलिए खरीदने नहीं जाते हैं, ये फट गया तब खरीदने जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली अलमारी में कपड़े कम हो जाते हैं, चीज़ें कम हो जाती हैं। और जब वो होता है तो हमारा प्रकृति के प्रति वो सम्मान है कि सिर्फ और सिर्फ जब मुझे ज़रूरत है तभी मैंने आपको यूज़ करना है, नहीं तो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो जहाँ संतुष्टता आएगी तो जीवन में सादगी अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। तो प्रकृति का सम्मान करें, ज़रूरत पर खरीदें, बोर होने पर नहीं। नहीं, बहुत अटेंशन रखना है। अलमारियाँ छोटी पड़ती जा रही हैं घर में,
कितनी भी बड़ी बना लो तो भी छोटी पड़ रही है। और फिर ये नहीं कहते कपड़े कम लेंगे, कहते अलमारी और बनाओ। So we are exploiting the planet. We need to take care. Minimal. एक एक कपड़े पर कितना, हम नल से उतना पानी नहीं बचा सकते जितना एक ड्रेस कम खरीद के बचा सकते हैं। वेजिटेरियन खाना खाएं, प्रकृति बचती है, वो भी एक पूरी साइंस है। तो छोटे छोटे कर्म ऐसे करें जिससे खुद के साथ कर्म, शरीर के साथ कर्म, लोगों के साथ कर्म और प्रकृति के साथ कर्म, सारे कर्म सही रहें तो हम एंजल बन जाएंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, सीधा होकर बैठे, अपने होमवर्क को रिवाइज करें। और आज जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम बिल्कुल मौन में उठेंगे और भोजन तक हम मौन में चलेंगे। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन 1 घंटा हमारा अपने लिए। फिर से भ्रिकुटी के बीच उस एनर्जी को देखें। मैं आत्मा शक्ति मैं फरिश्ता हूँ। लाइट, माइट, बेदाग, फ्लॉलेस, परफेक्ट, निस्वार्थ, सबको देने वाली आत्मा हूँ मैं। मेरा जीवन ही सेवा है। सेवा मेरा संस्कार है। देने में ही लेना समाया हुआ है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सबको दुआएं देने वाली, बात को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली, क्षमा करना मेरे लिए सहज, नेचुरल है। मेरी हर सोच मेरी है। परिस्थिति कैसी भी हो, उनका व्यवहार कैसा भी हो, मेरे मन की स्थिति मेरी है। पुरानी बातें फिनिश्ड। मैं आत्मा स्वच्छ, लाइट, जीते हुए भी और जाते समय भी लाइट। हर हिसाब किताब चुक दूँ, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। परमात्म शक्ति को अपने अंदर भरने का मेडिटेशन मेरे लाइफ का हिस्सा है। धन दुआओं के साथ आता है, अन्न दुआओं के साथ बनता है।
मन सबको दुआएं देता है और ये तन दुआओं से ही पलता है। मैं सबको देने वाली दिव्य आत्मा हूँ। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे यहाँ से। 5 मिनट में ये हॉल खाली होगा, लेकिन साइलेंस में, बिल्कुल साइलेंस में, सबको आगे बढ़ाते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, मौन में हम बाहर तक चलेंगे। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगे और सबसे आगे की 3 लाइनें उठेंगी। कैमरा साइड पे कर लो। सबसे पीछे की 5 लाइनें, सबसे आगे की 3 लाइनें। आगे की और 3 लाइनें उठ जाएं। पीछे की और 3 लाइनें उठ जाएं। पीछे की और 3 लाइनें उठें। आगे से और 3 लाइनें उठें। सभी जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं।